हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड का जो कि लेसन 5 है, जिसका आगे का चैप्टर जो कि 5 को हम आज इस वीडियो में देखेंगे, जो कि है टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की ताकत। मुझे याद है कि हम स्कूल में रॉबर्ट हुड और उनके सुखी गिरोह की कहानी बताई गई थी। मेरे स्कूल टीचर का मानना था कि वह केविन कॉस्टनर की तरह ही एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी है जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। मेरे अमीर डैडी की नज़र में रॉबिन हुड हीरो नहीं था, वह एक बदमाश मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए तो लंबा समय गुजर चुका है, परंतु उनकी अन्याय आज भी जिंदा है। कितनी बार मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि उसके लिए अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते, या अमीर और ज़्यादा टैक्स देना चाहिए और उसे गरीबों में बांट देना चाहिए। रॉबिन हुड का ये विचार कि अमीर से लेकर गरीबों में बांट दिया जाए, गरीब और मध्य वर्ग के लोग के लिए सर्वाधिक कष्ट का कारण है। इसी रॉबिन हुड आदर्श के कारण मध्य वर्ग पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। सच्चाई तो ये है कि अमीर पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वह मध्य वर्ग से आता है, खासकर शिक्षित और उच्च आमदनी वाले वर्गों से। टैक्स के पूरी तरह से समझने के लिए हमें इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की ज़रूरत है। हमें टैक्स के इतिहास को जानने की ज़रूरत है। हालांकि मेरे पढ़े लिखे डैडी शिक्षा के इतिहास पर कमाल का ज्ञान रखते हैं, परंतु मेरे अमीर डैडी टैक्स के इतिहास में विशेषज्ञ थे। मेरे डैडी ने माइक और मुझे समझाया कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कई टैक्स नहीं लगते। कभी आभार युद्ध के खर्च जुटाने के लिए कुछ समय के लिए टैक्स जरूरी लगातार करते रहे। राजा या राष्ट्रपति मुंह से कह भर देता है और हर आदमी को कहीं बात मानकर अपना सहयोग कर देता है। ब्रिटेन में 1799 से 1816 से बीच नेपोलियन से युद्ध के समय टैक्स लगाया था, और अमेरिका में 1861 से 1865 बीच में सिविल वार के खर्च जुटाने के लिए टैक्स लगाया गया था। 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स के अपने नागरिकों पर स्थायी रूप से लागू कर दिया। 1913 में संविधान में 16वें संशोधन के साथ अमेरिका भी आयकर स्थायी रूप से लागू हो गया। एक समय था जब अमेरिकी लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे। चाय पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगने के कारण ही बोस्टन हार्बर पर प्रसिद्ध टी पार्टी की घटना हुई थी, जिससे क्रांतिकारी युद्ध जनता के गले उतरने लगी और 50 साल का समय लगा। इन ऐतिहासिक तिथियों से हमें ये पता नहीं चल पाता कि दोनों के मामलों में टैक्स से शुरू में केवल अमीर को लगे हुए थे। अमीर डैडी चाहते थे कि माइक और मैं इस बात को कभी नहीं बोलें। उन्होंने स्पष्ट किया कि टैक्स का विचार लोकप्रिय बना है और ज़्यादातर लोग इन्हें सिर्फ इसलिए माना क्योंकि ये बताया गया है कि टैक्स अमीरों को सजा देने की और मध्य वर्ग और गधा गरीब की मदद करने का साधन है। इसी कारण जनता ने टैक्स कानून का समर्थन में वोट दिए और वैधिक बन गया। हालांकि इसका मकसद अमीरों को दंड देना है, परंतु दरअसल ये उन्हें नहीं कि लोगों को दंड देता है जिन्होंने समर्थन किया है, यानी गरीब लोग और मध्य वर्ग। एक बार सरकार ने पैसे के स्वाद चख लिया तो भूख बढ़ती गई। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह से विरोध में हूँ। हरी ब्यूरोक्रेट हैं और वे पूंजीपति हैं। हम विपरीत व्यवहारों के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सफलता अलग अलग मापदंडों से तोली जाती है। उन्होंने पैसे के खर्च और लोगों को काम देने के लिए पैसे दिए जाते हैं। वह जितना ज़्यादा खर्च करते हैं और उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं। उनका संगठन उतना ही बड़ा होता है। सरकार में जितना उनका बड़ा संगठन होता है उतना ही ज़्यादा सम्मान उन्हें दिया जाता है। दूसरी साफ तरह से मेरे संगठन में जितने कम लोगों को रखूँगा, पैसा खर्च करूँगा, मेरे निवेश उतने ही ज़्यादा सम्मान करते हैं। इसीलिए मैं सरकारी आम को पसंद नहीं करता। अपने लक्ष्य बिजनेस से ज़्यादातर लोगों से हटकर होते हैं। जैसे जैसे सरकार के कर्मचारी बढ़ते हैं
उनकी तनख्वाह देने के लिए उतने ही ज़्यादा टैक्स की ज़रूरत होती है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इस बात पर भरोसा करते थे कि सरकार को लोग की मदद करनी चाहिए। वे जॉन एफ कैनेडी से प्रेम करते हैं और ख़ासकर पीस कॉन्फ्रेंस के विचारों से। वे इस विचारों को इतना ज़्यादा चाहते थे कि वे मेरी माँ दोनों ही पीस वॉकर के लिए काम करते हैं और फिलीपींस जाने अनुदान ताकि वे ज़्यादा लोगों को भर्ती करें। ऐसा वे शिक्षा विभाग को अपनी नौकरी में ही करते हैं और पीस कॉर्प्स भी यही उनका काम था। जब मैं 10 साल का था तब से अपने अमीर डैडी से ये सुनता आया हूँ कि सरकारी कर्मचारी आलसी चारों का घिरा हुआ है और मेरी डैडी मुझे कि लोग लाजमास होते हैं को ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए। दोनों ही विचारों में पक्ष व तर्क दिए जा सकते हैं। मेरे ये बहुत सी मुश्किलें था क्योंकि एक तरफ तो शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक काम करता था और दूसरी तरफ जब मैं घर आता था तो वह मेरे डैडी होते थे जो कि नामी सरकारी नेता थे। ये तय करना आसान नहीं था कि वह कौन सा सही बोल रहा है और उनकी बात पर मुझे कैसे भरोसा करना चाहिए। परंतु जब मैं टैक्स के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। जैसा कि मैंने कहा है कि टैक्स का लागू होना सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि जनता रॉबिन हुड के अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों पर भरोसा करती है। उनमें अमीरों से लेकर बाकी सब में बांट दिया जाता है। समस्या ये भी थी कि सरकार की पैसे की भूख इतनी बढ़ गई थी कि वह जल्दी मध्य वर्ग पर टैक्स लगाने की नौबत आ गई और धीरे धीरे टैक्स का बोझ नीचे तरफ आता गया। दूसरी तरफ अमीर इसे मौके की तरह देखा उन्हें नियमों को नहीं खिलते हैं, उन्हें जनता खिलती है। जैसे मैंने बताया कि अमीर पहले कॉरपोरेशन के बारे में जानते हैं जो पानी के जहाज़ के दोनों में लोकप्रिय हुए हैं। अमेरिका में ने समुद्री यात्रा की संपत्ति पर जोखिम को सीमित करने के लिए कॉरपोरेशन का उपयोग किया गया। अमीर लोग समुद्री यात्रा के लिए पैसा जुटाने के लिए कॉरपोरेशन में अपना पैसा डालते थे और कॉरपोरेशन न्यू वर्ल्ड में खोजने के खोज के लिए नाविकों की भर्ती करता था। अगर तो नाविक की जान जाती थी, परंतु अमीर लोगों को सिर्फ इतना ही नुकसान होता कि उनको वह पैसा डूब जाता जो उन्हें समुद्री यात्रा के लिए दिया गया था। आगे आने वाले चित्र दर्शाते हैं किस तरह से कॉर्पोरेट स्टेट इनकम इकोनॉमिक बैलेंस शीट के बाहर बैठाता है। अमीर लोग किस तरह से खेलते हैं। कॉरपोरेशन के कानूनी ढांचे की ताकत को ज्ञान से अमीर और गरीबों के मध्यवर्ग की तुलना में बहुत ज़्यादा। मुझे दोनों डैडियों मैंने शिक्षा दी थी जिनमें से एक समाजवादी थे और दूसरे पूंजीवादी। मुझे ही महसूस हुआ कि पूंजीपति पैसे से ही ज़्यादा समझ है। मुझे ऐसा लगा कि पैसा की नासमझी के कारण समाजवादी आखिरकार खुद ही सजा देते हैं। अमीरों से वसूलों का नारा लगाने वाली भीड़ वह चाहे जितने जोर लगा ले, अमीर लोग उनसे जितने भी रास्ते हमेशा ढूंढते निकालते हैं। इसी कारण टैक्स आखिरकार मध्य वर्ग पर ही लगेंगे। अमीरों ने बुद्धिजीवियों को अपनी बुद्धि को हरा दिया सिर्फ इसी कारण क्योंकि वह पैसे की ताकत को जानते हैं और वह विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। अमीर लोगों ने बुद्धिजीवियों को किसी तरह हराया। एक बार अमीर से वसूलों का कानून पारित हुआ तो सरकार ने तिजोरी पे पैसा आने लगा। पहले तो लोग इस प्रकार खुश हुए कि यह पैसा सरकारी कर्मचारियों और अमीर को दिए जाने लगा। सरकारी कर्मचारियों के पास का पैसा नौकरियों व पेंशनों के रूप में आ गया। अमीरों के पास पैसा उनकी फैक्ट्रियों के जरिए मिलने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से आया। सरकार के पास ढेर सारे पैसे थे, परंतु उस पैसे को मैनेजमेंट की समस्या थी। उनमें से कोई कलेक्शन नहीं था। दूसरे शब्दों में सरकारी नीति का अगर आप एक सरकारी ब्यूरोक्रेट हैं और आपका पैसा बचाना पसंद नहीं करते, अगर आप अपने आवंटित फंड को खर्च नहीं कर पाते तो आपके अगले बजट में उतनी राशि नहीं मिलेगी और निश्चित रूप से ये आपको योग्य तो मान ही नहीं जाएगा। दूसरी तरफ बिजनेस में पैसे बचाने के लिए इनाम मिलता है और ऐसा करने पर आपको काबिल माना जाता है। जब बढ़ते हुए सरकारी खर्चों का एक चक्र चलता रहा तो पैसों की मांग बढ़ी और अमीरों से टैक्स वसूलने के विचारों अब कम अमीर लोगों के में भी शामिल कर लिया गया है। और इसी तरह सरकार इतनी नीचे आ गई है
कि वे गरीबी और मध्य वर्ग के लोगों से टैक्स के दायरे में आ गए, जिन्होंने उसके लिए वोट दिए थे। सच्चे में पूंजीपतियों ने बचने का तरीका खोजने के लिए अपने पैसों को समझ का प्रयोग किया है। कॉरपोरेशन की सुरक्षा वे चले गए। कॉरपोरेशन अमीर लोगों की सुरक्षा देता है, परंतु कई लोग उन्हें कभी कॉरपोरेशन नहीं बताया गया। ये नहीं जानते कि कॉरपोरेशन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं हो। कॉरपोरेशन केवल एक फाइल, एक फोल्डर होता है जिनमें सभी कुछ कानूनी दस्तावेज लगे होते हैं और वे राज्य सरकार की एजेंसी में दर्ज होकर किसी भी वकील की ऑफिस में रखा जाता है। ये कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं होती जिनके बाहर कॉरपोरेशन का नाम लिखा होता है। ये कोई फैक्ट्री या लोकल समूह भी नहीं होता। कॉरपोरेशन केवल एक कानूनी दस्तावेज है जो कि एक कानूनी का देह बनता है, जिसकी कोई आत्मा नहीं है। अमीरों की संपत्ति के बारे में फिर भी सुरक्षित की गई है। एक बार फिर कॉरपोरेशन का प्रयोग लोकप्रिय हो गया। ये स्थायी इनकम टैक्स कानून को पारित होने के लिए हुआ है, क्योंकि कॉरपोरेशन के लिए इनकम टैक्स की दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स की दर से कम है। ठीक, इसके अलावा जैसा पहले बताया जा चुका है कि कॉरपोरेशन द्वारा कुछ खर्च हुए हैं जो सुबह उठकर तैयार होते हैं, वे अपनी नौकरी में खड़ते हैं और उसे टैक्स देते हैं। अगर वे इस तरीके से ऐसे खेलते हैं तो वे खेल में उसी तरह से खेल सकते हैं। फिर वे पैसे भी से आज़ाद हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसलिए मैं हर बार तैयार चाहता हूँ कि जब मैं किसी अपने बच्चे को ये सलाह सुनाता हूँ कि स्कूल जाओ ताकि सुरक्षित नौकरी मिल सके, इस कर्मचारी से मैं पैसे की समझ नहीं है, वे बच नहीं सकते, चाहे वे नौकरी कितनी भी सुरक्षित क्यों ना हो। औसत अमेरिकी व्यक्ति आज सरकार के लिए 5 से 6 महीनों में काम करता है ताकि वह टैक्स चुकाने के लिए पैसा जमा कर सके। मेरे विचारों में ये समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं आपको सरकार उतना ही ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है कि अमीरों से वसूलो का नारा ये लोगों की भीड़ पर पड़ता है, लोगों को भारी पड़ता है, जिन्होंने इसके लिए वोट दिया है। तो हर बार लोग अमीर की सज़ा देने की कोशिश करते हैं। अमीर लोग चुपचाप उसका पालन नहीं करते बल्कि पलट कर मार करते हैं। उनके पास पैसा, ताकत और इरादा होता है जिनके दम पर वह चीज़ों को बदल सकते। वह चुपचाप बैठकर सोचा से ज़्यादा टैक्स नहीं चुकाते। वे ऐसे तरीके खोजते हैं जिनसे उनके टैक्स का कम से कम बोझ पड़े। उनके लिए वे चतुर और स्मार्ट वकीलों, अकाउंटेंट की सेवाएं लेते हैं और राजनेताओं को मानते हैं कि वे कानून बदले या कानून के बचाव में रास्ते बनाएं। उनके पास परिवर्तन करवाने के लिए जरूरी संसाधन होते हैं। अमेरिका का टैक्स कानून भी है टैक्स बचाने के लिए कई रास्ते प्रदान करता है। उनमें से ज़्यादातर रास्ते हर एक के लिए खुले हैं, परंतु उनका फ़ायदा सामान्य तौर पर अमीर लोगों को हुआ है, क्योंकि वे उनकी खोज करते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे काम में करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोकप्रिय शब्द 1031 इंटरनेशनल रेवेन्यू फंड अनुच्छेद 131 असमचित है, जिससे रियल एस्टेट बचने वाले टैक्स चुकाने में देरी करने का मौका मिलता है। अगर वे ज़्यादा महंगे रियल एस्टेट खरीदता है और सौदेबाजी में फ़ायदा नहीं लेता। रियल एस्टेट एक ऐसी पूंजी निवेश है जो इतना बड़ा टैक्स का लाभ देता है जब तक कि कम से कम कीमतों की प्रॉपर्टी बेचकर ऊंची कीमतों की बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं। आपको जब तक टैक्स को देना पड़ता है तब तक कि नकद ना रखना जाए। जो लोग कानून के द्वारा दी गई इन टैक्सों को छोटों को लाभ नहीं उठाते, अपनी संपत्ति वाले खोलों को बनाने के लिए बहुत बड़ा मौका खो देते। गरीबों और मध्य वर्ग के पास उतना संसाधन नहीं होते, वे चुपचाप बैठे रहते और सरकार की सुझाई उन्हें बाहों में पर लगते रहते हैं और ब्लड डोनेशन के इंतजार कर देते हैं। आज में ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले या कम छूट देने वाले लोगों की संख्या लगातार तब होता रहता है, और वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे सरकार से डरते हैं। और वह जानता हूँ कि सरकार टैक्स एजेंट कितना डरावना होता है। मेरे कुछ दोस्त जिनका बिजनेस बंद हो गए हैं और वह इसके लिए सरकार दोषी है, मुझे ये पता है। परंतु जनवरी से लेकर ईद से पहले पखवाड़े तक सरकार के लिए काम करना एक बड़ी कीमत है, जो कि टैक्स के डर के कारण चुकाते हैं। मेरे गरीब डैडी कभी पलटवार नहीं किया, मेरे अमीर डैडी ने ऐसा नहीं किया।
उन्होंने केवल खेल को चतुरता से खेला और उन्होंने ऐसा कॉरपोरेशन के माध्यम से किया जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। अमीर डैडी से मेरा पहला सीख गया सबक पहला याद होगा कि मैं 9 साल का बच्चा था और मुझे उन बात करने के लिए बहुत समय तक इंतज़ार करना पड़ा था। वे अक्सर उनके ऑफिस में बैठकर उनका इंतज़ार करता था। वे जानबूझकर मुझे नज़रअंदाज करते रहते थे। वे चाहते थे कि वे उनकी ताकत को पहचानूं और एक दिन खुद भी इतना ताकतवर बनना चाहूं कि जितना समय मैंने मार्गदर्शन में पढ़ा और सीखा। उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाया कि ज्ञान की ताकत है और पैसों के साथ बड़ी ताकत आती। उसे बनाए रखने के लिए और उसे कई गुना करने के लिए सही ज्ञान की ज़रूरत होती है। उस ज्ञान के बिना संसार आपको इधर से उधर धक्के मारता रहता है। अमीर डैडी हमेशा माइक और मुझे याद दिलाया करते थे कि सबसे ज़्यादा डरावना व्यक्ति बॉस या सुपरवाइज़र नहीं होते बल्कि टैक्स मैन होता है। अगर आप उसे मौका देते हैं तो टैक्स मैन हमेशा आपसे ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। पैसा मेरे लिए काम करे, मैं पैसे के लिए काम ना करूं। मेरा ये पहला सबक दरअसल ताकत के बारे में है। अगर आप पैसे के काम करते हैं तो ताकत में बॉस के हाथ में दे देते हैं। अगर आप पैसे आपके लिए काम करता है तो आप ताकत अपने पास रखते हैं और उस पर काबू रखते हैं। एक बार हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत का ज्ञान हो जाए, फिर हम पैसे के लिए आज से स्मार्ट हो जाना चाहिए और उसे डराने वाले लोगों को निपटाते के रास्ते ढूंढने चाहिए। इसके लिए पास कानून को समझ होनी चाहिए। चाय की बात है, सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप अज्ञानी हैं तो इनसे डराया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप ये बात कर रहे हैं तो आपके पास बचने का मौका होता है। इसीलिए अमीर डैडी स्मार्ट टैक्स अकाउंटेंट और वकील को इतना ज़्यादा वेतन देते थे। वकीलों का वेतन देना सरकार को टैक्स देने का सस्ता था। मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ सबक था कि स्मार्ट बनो ताकि तुम्हें इधर उधर धक्के ना दिए जाए सके। और मैंने ज़िंदगी भर अपनाया है। वे कानून जानते थे क्योंकि वे कानून का आदर करते थे। वे कानून जानते थे क्योंकि कानून ने जानना बहुत महंगा साबित हो सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो किसी भी उलझन को नहीं डरेंगे और चाहें तो मुकाबला रॉबिन हुड और उनके गिरोह से क्यों ना हो। मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि वे किसी अच्छे कॉर्पोरेशन में बढ़िया सी नौकरी खोजो। मुझे हमेशा अच्छाइयों के बारे में बताते थे जो कि कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ने से हासिल की जा सकती है। वे ये नहीं समझ पाते थे कि कॉर्पोरेशन नियोक्ताओं से मिलने वाले वेतन से चेक पर पूरी तरह निर्भर रखने से ही मैं एक ऐसी दारू गाय बन जाता हूँ जो कि दुहा जा सकता है। जब मैंने अपने अमीर डैडी को अपने डैडी की सलाह बताई तो वह केवल हंसे। उन्हें सिर्फ कहा कि सीढ़ी का मालिक क्यों ना बन जाए। बचपन में मुझे समझ में नहीं आया कि कॉर्पोरेशन ने मालिक होने से अमीर डैडी का क्या मतलब था। वह ये ऐसा विचार था कि जो कि असंभव और डरावना लग रहा था। हालांकि मैंने विचारों को रोमांचित था, परंतु मेरी कम उम्र में मैं इसे संभल कर विचार में नहीं कर पा रहा था कि वैसे लोग किस दिन कंपनी में काम करेंगे। मुद्दे की बात तो यह है कि अमीर डैडी नहीं होते तो मैं अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह का पालन था। मेरे डैडी बार बार याद दिलाने का कारण मेरे अपने कॉर्पोरेशन के विचार जीवित और मुझे अलग राह पे चलता रहा। जब मैं 15 या 16 का था तो मैं जानता था कि मुझे राह पर नहीं चलने वाला जो कि पढ़ लिख के डैडी ने बताई थी। मैं नहीं जानता था कि मैं ऐसा तरह करूँगा, परंतु मुझे दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं भीड़ साथ मुझे दिशा कर ले जाऊँगा जिस तरह से सहपाठी जा रहे थे। इस फैसले से मेरी ज़िंदगी जब तक कि मैं 25 साल का हुआ तब मेरे अमीर डैडी की सलाह से मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आई थी। मैंने हाल ही में मरीन कॉर्प्स छोड़ी थी और मैंने जीरोक्स के लिए काम कर रहा था। मुझे बहुत पैसा मिल रहा था, परंतु हर बार जब मुझे अपनी तनख्वाह के चेक को देखता था मुझे हमेशा निराशा होती। कटौती इतनी ज़्यादा होती कि जितना ज़्यादा मैं काम करता था कटौती उतनी ही ज़्यादा होती थी। जब मैं ज़्यादा सफल होने लगा तो मेरे वरिष्ठ बॉस मेरे प्रमोशन की और तनख्वाह बढ़ाने की बात करने लगे। ये सुन मुझे अच्छा लगता, परंतु अपने कानों में अपने अमीर डैडी की आवाज़ सुन सकता था।
मुझे किसके लिए काम कर रहे हैं कि तुम किसके अमीर बना रहे हो। 1974 में जेरोक्स के कर्मचारियों के रूप में ही मैंने अपना पहला कॉरपोरेशन बनाया और अपने काम को रखना शुरू कर दिया। पहले ही मेरे संपत्ति वाले कॉलम में कुछ संपत्ति मौजूद थी, परंतु मैंने ठान लिया था कि उनसे ज़्यादा बढ़ाया जाए। कटौती वाली तनख्वाह को देख कर मुझे अमीर डैडी की सलाह समझदारी दिखने लगी। अगर मैं अपने पढ़ी के डैडी की सलाह चलता तो मुझे अपना भविष्य साफ नज़र आ रहा था। कोई नियोक्ता का अनुभव करते अगर कर्मचारी अपने काम रखें और ये बिजनेस के लिए बुरा होता है। मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ लोगों ने साथ हो सकता है, परंतु मुझे साथ ऐसा नहीं था। एक बार मैंने अपने काम रखने का ठान ली और अपनी संपत्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं एक बेहतर कर्मचारी बन गया। मेरे पास एक लक्ष्य था कि मैं सुबह जल्दी आ जाता हूँ और मेहनत से काम करता था और तरह से ज़्यादा पैसा कमाता था ताकि उसे रियल इस्टेट में निवेश कर सकूँ। हवाई में समय कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी, वहीं किस्मत चमकाई जा सकती थी। उतनी ही ज़्यादा मुझे लगा कि निवेश का संभावना है। उतनी ही ज़्यादा जेरोक्स मशीन मैंने बेची, उतनी ही ज़्यादा मशीनों से बेची, मुझे उतना ही ज़्यादा पैसा मिला और मुझे मेरी तनख्वाह चेक से उतनी ही ज़्यादा कटौती हुई। यह प्रेरणादायक था कि मैं कर्मचारी होने के जाल में बाहर निकल निकला था और इसीलिए कम मेहनत करने के बजाय ज़्यादा कड़ी मेहनत करता। 1978 तक सेल्स की चोटी पर 5 लोगों में से एक था। प्राय नंबर 1 में चुहा दौड़ सिम से बहुत जल्दी बाहर निकलने के लिए बदलाव करने वाली कंपनी थी और मैं पैसा जो अपने कॉरपोरेशन में अपनी संपत्ति के वाले कॉलम में बना रहा था, वह पैसा मेरे लिए काम कर रहा था, क्योंकि कॉरपोरेशन बेचने के लिए दरवाजे खटखटाने की ज़रूरत नहीं थी। अमीर डैडी की सलाह में मुझे ज़्यादा समझदारी दिख रही थी। जल्दी ही मेरे प्रॉपर्टी में आने वाला कैश फ्लो इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी कंपनी में मेरी पहली कार खरीदी। जेरोक्स के लोगों को लगा कि कमीशन बच रहा है परंतु मैं ऐसा नहीं कर रहा था। मैंने अपने कमीशन की संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कर रहा था। मेरा ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरी संपत्ति वाले कॉलम में हर डॉलर एक बढ़िया कर्मचारी था, जिसकी कड़ी मेहनत के कारण में ज़्यादा कर्मचारी तैयार होते और वह सब मिलकर बॉक्स की नई कारों के तोहफा के रूप में देते थे। और वह फिर टैक्स चुकाने में पहले मैंने जेरोक्स के लिए ज़्यादा कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। मेरी योजना सही तरीके से चल रही थी और मेरी कार जितना जागता सबूत। अपने अमीर डैडी से सीखे गए सब कारणों से मुझे जुआ दौड़ मैथिक से बाहर निकलने के सफल हो सका और मैं कम उम्र में ही एक नियोक्ता के रूप में बन गया। मुझे पैसा समझ में ही संभव हुआ था कि वित्तीय ज्ञान के बिना, जिसके लिए फाइनेंशियल आयु कहूँगा, आर्थिक स्वतंत्रता की मेरी यह राह में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई होती हैं। अब फाइनेंशियल समझने में मैं दूसरों को आशा के साथ सिखाता हूँ ताकि मैं उनके साथ अपना ज्ञान बांट सकूँ। जब वे लेक्चर देता हूँ तो मैं लोगों को ये याद दिलाता हूँ, फाइनेंशियल IQ विशेषज्ञ के 4 बड़े क्षेत्रों में ज्ञानवर्ग। नंबर 1, अकाउंटिंग, जिसमें फाइनेंशियल सुरक्षित कहा जाता है। अगर आप साम्राज्य बनाना चाहते हैं तो आप बहुत महत्वपूर्ण दक्षता है। आप जितना ज़्यादा धन के लिए समझदार होंगे उतने ही ज़्यादा सक्षम भी जरूरी होंगे, नहीं तो साम्राज्य ताश के महल की तरह रह जाएगा। ये बात मस्तिष्क में पहलू है जिसमें अपनन में सबसे फाइनेंशियल साक्षरता योग्यता है, जिसके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पढ़ा मुझे समझा जा सकता है कि इस योग्यता से किसी भी व्यवसायिक कर्मचारी की मजबूती से पहचान सकते हैं। नंबर 2, निवेश, जिस पैसे से पैसे बनाने की विज्ञान कहता हूँ, उसकी तकनीकों की रणनीति और फॉर्मूलों की ज़रूरत होती है। यह मस्तिष्क में दायां पहलू है, यानी रचनात्मक पहलू। नंबर 3 है बाजार की समझ, मांग और आपूर्ति का विज्ञान। बाजार के इन तकनीकी पहलुओं को जानने की ज़रूरत है। भावनाओं के द्वारा संचालित होते हैं। 1996 में क्रिसमस के दौरान टिंकल मी एलो डॉल का प्रकरण भी है। तकनीकी भावनाओं के द्वारा संचालित बाजार का उदाहरण है। बाजार में दूसरों के तत्व निवेश की मूलभूत प्रक्रिया आर्थिक समझ है, क्योंकि किसी भी निगलतारी है कि वर्तमान बाजार में परिस्थिति या हिसाब से कैसे करना वे ना समझी है।
कई लोग सोचते हैं कि बाजार को समझना या निवेश का अवधारणा बच्चों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वे नहीं देख पाते कि बच्चे इन विषयों के अनुच्छेद समझ लेते हैं, क्योंकि लोगों को एलो डोल से परिचित नहीं होंगे। उनके लिए एक सिंड्रोम है करैक्टर थी। क्रिसमस से पहले बच्चों को खूब प्रसारित किया गया, लगभग इसे खरीदना चाहते थे। वह क्रिसमस की सूची उन्होंने सबसे पहले ऊपर रखा था, परंतु क्रिसमस के लिए इसके विज्ञापन के बाद बाजार में गायब हो गई। कोई लोग इसे सोचने लगे कि कहीं कंपनी जानबूझकर इसे बाजार में गायब तो नहीं कर दिया है। इसकी मांग बहुत ही पूर्ति कम थी, इसीलिए बाजार में बदकर वह हड़कंप की तरह माहौल बन गया। स्टोर में सब खरीदने के लिए कोई डॉल नहीं बची। दुकानदारों और दूसरों के खिलौने बनाने वाले इनमें से मुनाफा कमाने का मौका देखा। जिन्होंने डॉल नहीं मिल पाई, वह दुर्भाग्यवश मम्मी डैडी क्रिसमस के लिए कोई दूसरा खिलौना खरीदने के लिए मजबूर हो गए। टिंकल मी हेलो डॉल का जो कि अविश्वसनीय लोकप्रिय मेरी समझ में नहीं आई, परंतु वह मांग और पूर्ति के अर्थशास्त्र की बढ़िया उदाहरण। यही स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट और बेंस बॉल कोड बाजार में लागू है। नंबर 4, कानून का उदाहरण के तौर पर अकाउंटिंग के निवेश बाजारों की तकनीकी दक्षता के सारे कॉर्पोरेशन का प्रयोग विस्फोटक विद्वता प्रदान करता है। कोई भी आदमी जिस कॉर्पोरेशन द्वारा दिए गए टैक्स को फायदा, सुरक्षा, ज्ञान और वह बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा था, वह अमीर बनता सकता है, जो कि कर्मचारी या छोटे बिजनेस में मालिक वो संभव नहीं है। इनमें उत्तेजना पैदल चलने वाले या उड़ने वाले में होता है। ये अंतर ज़्यादा हो जाता है जब इसे दीर्घकालीन संपत्ति के संदर्भ में देखते हैं। एक टैक्स लाभ, एक कॉर्पोरेशन में कई चीज़ें कर सकता है जो कि आदमी नहीं कर सकता, जैसे कि टैक्स देने से पहले खर्च कर सकता है, या विशेषज्ञों में ऐसा क्षेत्र है जो रोमांचक है, परंतु अंदर घुसना जब तक जरूरी नहीं है जब तक कि आपका बिजनेस या संपत्ति बहुत बड़ी ना हो। कर्मचारी कमाते हैं, टैक्स चुकाते हैं और फिर वो बचाता है, वह आप इसको चलाता है। एक कॉर्पोरेशन कमाता है जितना खर्च कर सकता है, वह उतना बची हुई रकम पर टैक्स चुकाता है। वह अमीर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे कानूनी बचाव रास्ता है। उन्होंने बनाना आसान है, तब महंगा नहीं है। बशर्ते वह आसपास खुद को निवेश को अच्छा शिलॉफ दे रहा होता है। उदाहरण के तौर पे अपने कॉर्पोरेशन का फ़ायदा या घूमने जाने वाले कार्यक्रम, हवाई बोर्ड मीटिंग बन जाता है। कार का भुगतान, बीमा रिपेयर इत्यादि कंपनी खर्चे जाते हैं। हेल्थ क्लब सदस्यता की कंपनी खर्च, ज़्यादातर रेस्टोरेंट के डिनर की आंशिक वे ऐसे खर्च, बहुत से खर्चे जो कि टैक्स चुकाने के पहले किए जाते हैं। सेकंड, कानूनी मुकदमों की सुरक्षा। हम एक कानूनी समाज में रह रहे हैं। हर आदमी आपस में फ़ायदा चाहता है। अमीर लोग अपने क्रिएटर्स में अपनी ज़्यादातर संपत्ति को छुपाने के लिए कॉरपोरेशन और ट्रक्स का सहारा लेते हैं। जबकि कोई भी अमीर आदमी का दावा का ठोकता है तो वह ये पता चलता है कि वह कानूनी कवच से घिरा हुआ है और वह दरअसल अमीर आदमी एक पति है ही नहीं। वे नियंत्रण रखते हैं, परंतु वे किसी भी चीज़ के मालिक नहीं होते। गरीब और मध्य वर्ग के लोग हर चीज़ के स्वामी होने की कोशिश करते हैं, इसीलिए जब उन्हें दावा ठोका जाता है तो वे सरकार या उनसे सादी नागरिकों के हाथों में संपत्ति खो बैठते हैं। उन्होंने रॉबिन हुड की कहानी से सीखा है कि अमीरों से वसूलो और गरीबों में बांट दो। इस पुस्तक का लक्ष्य यह नहीं कि कॉरपोरेशन बनाने के तरीका बताया जाए, परंतु कहूँगा कि अगर आपके पास किसी भी तरह के वेस्ट संपत्ति हो तो आप जितना जल्दी हो सके उसे कॉरपोरेशन द्वारा दिए गए जाने वाले फ़ायदों और सुरक्षा के बारे में ज़्यादा जान लें। इस विषय पर कोई पुस्तक लिखी गई है जिनके फ़ायदे के बारे में विस्तार से बताती है। कॉरपोरेशन बनाने के लिए ज़रूरी सीढ़ियाँ को समझाते हैं। एक पुस्तक खास तौर पर बहुत अच्छी है, उसका शीर्षक इन्फ एंड ग्रो रिच। इस पुस्तक कॉरपोरेशन की ताकत की बेखूबी वर्णन करती है। फाइनेंस IQ दरअसल कई कुशलता और गुणों को मेल है। तो ये कहूँगा कि ऊपर बताई गई 4 तकनीकी दक्षता को समन्वय है, जो कि मूलभूत फाइनेंस और ज्ञान का आधार है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो इन दक्षता को समन्वय से आप फाइनेंस का ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। संक्षेप में, कॉरपोरेशन के मालिक अमीर लोग कमाते हैं, खर्च करते हैं, टैक्स चुकाते हैं। कॉरपोरेशन के लिए काम करने वाले कर्मचारी कमाते हैं, टैक्स चुकाते हैं, फिर खर्च करते हैं।
आपका संपूर्ण फाइनल रणनीतिक समझ के लिए संपत्ति के चारों तरफ से कॉर्पोरेशन के लिए कवच लपेटने से ज़्यादा सलाह देते। ये था रिच डैड पुअर डैडी का जो कि लेसन 5 था। ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करिए। अगर हम कंटिन्यू करेंगे जो कि डैडी का अगला लेसन जो कि छठा लेसन हम आगे देखेंगे और उस पीछे के चैप्टर देखने के लिए अब हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा, वीडियो बढ़िया लगा हो तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं हमें चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।